पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि उस कंपाउंड का डिसोसिएशन कैसे होता है और डिसोसिएशन होने के बाद क्या बनता है, कैसे बनता है। देखिए इधर, अभी लिखेंगे नहीं, अभी सिर्फ देखना है आपको। सभी लोग बोलेंगे HCl कैसे टूटता है? H प्लस Cl माइनस। बहुत बढ़िया। NaCl Na प्लस Cl माइनस। देखो इसमें हम एक बात और यहीं पर पढ़ते चलेंगे, इसका N फैक्टर। HCl टूटा तो H पर एक प्लस और Cl पर एक माइनस। जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस रहेगा, और ये हाँ, ये हमेशा बराबर रहेगा, और इसी संख्या को हम N फैक्टर कहते हैं। तो N फैक्टर कितना होगा? 1। इसका भी N फैक्टर 1। सुनिए, Na प्लस और Cl माइनस में टूटा तो एक प्लस एक माइनस, तो कितना हुआ? फिर से N फैक्टर 1 हो गया। चलो बताओ H2SO4 कैसे टूटेगा? देखो हाइड्रोजन पर हमेशा एक प्लस आता है, यहाँ पर क्या कितना हाइड्रोजन है? तो 2 गो हाइड्रोजन देगा ये, तो 2 गो H प्लस, और ये सल्फेट आयन है, ये टूटेगा SO4 2 माइनस में। तो एक सल्फेट पर 2 गो माइनस, एक H पर एक प्लस, तो 2 H पर 2 प्लस, यानी 2 प्लस 2 माइनस, यानी इसका N फैक्टर कितना होगा? तो इस तरह से आप N फैक्टर आसानी से समझ सकते हैं। HNO3 कैसे टूटता है? H प्लस NO3 माइनस। बताओ N फैक्टर 1। CaCO3 कैसे टूटता है? Ca2 प्लस CO3 2 माइनस। अब इस पर 2 प्लस क्यों दिए? क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 दिए। ये इसका वैलेंसी -2 है तो 2 दिए। 2 2 है तो इसका N फैक्टर 2 होगा। NaOH कैसे टूटेगा? Na प्लस OH माइनस। एक प्लस एक माइनस, N फैक्टर कितना? 1। तो जितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हम सिर्फ उसी की चर्चा कर रहे हैं। CaOH का होल 2 कैसे टूटेगा? कैल्शियम पर 2 गो प्लस और एक OH पर एक माइनस होता है। OH का होल 2 है तो टूटने के बाद 2 गो OH देगा, तो ये हो जाएगा 2 गो OH माइनस। एक OH पर एक माइनस तो 2 OH पर 2 माइनस 2 प्लस 2 2 का कॉम्बिनेशन है। कितना होगा N फैक्टर? 2। इस तरह से आप कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, और कंपाउंड को तोड़ने के बाद टोटल चार्ज को गिन के आप उसके N फैक्टर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस टेबल को उतारिए। देखने में दिक्कत भी होती है यहाँ से। अलग अलग है नहीं, देखिए तो, देखिए तो H का वैलेंसी +1 है और सल्फेट का वैलेंसी -2 है। कहाँ 2 दर्शा रहा है? H के आगे। तो ये तय समझ लीजिए कि हर जगह बैलेंस ही रहेगा, कभी अलग नहीं रहेगा। आप यदि ये समझ रहे होंगे कि कभी 3 प्लस आ गया, कभी 2 गो माइनस आ गया, कभी भी उदासीन स्पेस चीज में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए, आपका क्लास छूटा है क्या? नहीं छूटा है तो आप खड़े हो जाइए। अब जैसे हमको लिखना है हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन का सिंबल एक होता है, वैलेंसी 1 होता है, और फॉस्फेट का सिंबल PO4 होता है, वैलेंसी 3 माइनस होता है। यानी इसका वैलेंसी 3 हुआ ना,
बताइए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? H का 1 इधर आएगा और इसका 3 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा ये H3PO4। अब ये जब भी टूटेगा तो 3 गो H पर प्लस आएगा और PO4 एगो पर 3 गो माइनस आएगा। ये तो हमेशा न्यूट्रल रहेगा। ऐसा कभी संभव नहीं है कि यहाँ पर 2 गो H प्लस होगा और इधर PO4 3 माइनस होगा। ठीक है, बैठ जाइए, वो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो यहां से अभी आप सीख रहे हैं कंपाउंड का डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन के पश्चात आगे की कुछ बातें होंगी, उसको देखिए। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ना आ रहा है सबको? सबके परमाणु भार को हम जोड़ देते हैं, यही ना करते हैं, ये तो पीछे बताया गया है। अब हम सभी योगी के एक विशेष चीज को पढ़ेंगे कि वो कैसे निकालेंगे। मिटा दें इसको। अब एक नया टर्म है हम लोगों का, जो है समतुल्य भार। वैसे तो समतुल्य भार 11th में बहुत डिटेल में बताए हैं कि क्या है नहीं है, लेकिन आज इस चीज को हम बहुत शॉर्टकट में समझेंगे। सिर्फ उतना समझेंगे जितना कि हमको 12th में ज़रूरत है। हम 12th पढ़ने के लिए आए हैं तो 11th को सिर्फ रिवाइज करेंगे, 11th वाली चीज़ों को पढ़ना नहीं है। एक टर्म आपको पढ़ना होता है समतुल्य भार। लिखिए हेडिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इस बात के लिए हम लोगों को बिल्कुल समय नहीं है कि हम ये समझें कि समतुल्य भार होता क्या है, क्योंकि इसको समझने के लिए 1 महीना का समय आपको देना पड़ेगा। ये तुरंत में समझ में आने वाला चीज़ नहीं है। 11th का दूसरा टॉपिक है ये। हम सिर्फ ये समझते हैं कि किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकलता कैसे है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो जैसे HCl का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे ना, बटा n फैक्टर। अभी तुरंत n फैक्टर बताए हैं, यही फॉर्मूला होता है। अभी आप लिखिए नहीं, अभी आप अब आप देखिए, सिर्फ बस इतना याद रख लीजिए, बाकी काम आपका हो जाएगा। आपको इससे ज़्यादा की कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, इससे ज़्यादा का ज़रूरत है नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक नहीं एक दो एग्जाम्पल देखिए। केमिस्ट्री एक ऐसा पेपर है ना, यदि छटपटा के पढ़ना चाहोगे ना कि फटाफट हमको सब बातें के बारे में समझ में आ जाए, तो ना टीचर तुमको समझा पाएगा ना तो समझ पाओगे। एकदम इत्मीनान से प्यार से पढ़िए और एक एक चीज़ों को दिमाग में सेट करते जाइए। केमिस्ट्री में छोटी छोटी बातें बहुत होती है और बड़ी बड़ी बातें कम, और सारी छोटी छोटी बातें मिल जाएगी तो अपने आप बड़ा बात हो जाएगा। इसीलिए यदि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ हो ऐसा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl।
HCl का समतुल्य भार। अब यदि हमको इसका समतुल्य भार निकालना है तो समतुल्य भार बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। पहले आप HCl का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कीजिए, पिछला दिन बताया गया था ना, ये 36.5 आएगा। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके एटॉमिक मास को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 36.5 जोड़ेंगे, क्लोरीन का 35.5 जोड़ेंगे तो 36.5 होगा, तो ये हो जाएगा 36.5। और अभी तुरंत देखिए आप HCl को तोड़े थे ना H प्लस और Cl माइनस में, 1 प्लस 1 माइनस आया था तो एन फैक्टर कितना आया था 1, बराबर हो जाएगा 36.5। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, तो ये हो जाएगा 100। और अभी तुरंत ये टूटा है Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, दो का कॉम्बिनेशन आया था, तो बट्टा में कितना 2, तो ये कितना हो गया 50। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखें, यदि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, तो ये आएगा 58.5 बट्टा 1 बराबर 58.5। तो क्या ये भारी लग रहा है? आपको यदि हम कहें कि भाई NaOH का समतुल्य भार निकालो, सुनो इधर, हम यदि ऐसे कहें कि NaOH का समतुल्य भार निकालिए, यानी आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए बटा एन फैक्टर कर दीजिए, 40/1 होगा, आंसर होगा 40। या लिखित रूप से इसी को जब हम देंगे तो कहेंगे बताइए ये क्या होगा, तो वही बात होगा ना। उम्मीद करें कि आप इतना काम कर लेंगे या दिक्कत होगा। चलिए कीजिए। तो ये 4 एग्जाम्पल यहां पर किया हुआ है, और अभी आप जितना कंपाउंड तोड़े हैं, क्या उस सब का नहीं निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट? तो 4 गो का हम निकाल दिए हैं, बाकी का आप निकालिए। क्वेश्चन भी आपको खुद ही लिखना है, आंसर भी आपको खुद ही। केमिस्ट्री में रेगुलर क्लास करके आप देखिए, आपको नशा नहीं चढ़ गया केमिस्ट्री का तो फिर कहिएगा। इरेगुलर रहेंगे तो सुतले उंगाइल रहेंगे, फिर नशा वशा नहीं चढ़ेगा क्या जी? आज के ज़माने में सफल होने के लिए नशेरी होना जरूरी है। नशेरी का मतलब क्या समझ लिया, दारू पी के नशा करना? अरे नहीं, पढ़ाई का नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जिसको आदमी पागल कहा है वही इतिहास रचा है। अब आप जानते हैं, अब आप यदि नॉर्मल वे में काम कीजिएगा तो आपको सफलता बहुत देरी से मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ पागलपन करना ही पड़ेगा। देखो आदमी जब काम करते रहता है ना अलग तरीके से, तो आदमी उसको बोलता है कि सनक गया, पगला गया। ये पगला नहीं गया, वो सबसे अलग तरीके से काम कर रहा है। अब वास्तव में मेंटल डिसऑर्डरनेस हो जाए वो एक अलग बात है। अब किसी को ढेला मारने लगा, कहा कहेगा हम अलग काम कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना जी। काम करने के सिलसिले की मैं बात कर रहा हूँ, उसके तरीके की बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ लिख दें आपके लिए, चलिए निकालिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaOH का होल 2, फिर निकालिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, आगे निकालिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, हम सिर्फ उस कंपाउंड पर काम कर रहे हैं जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है,
और इसीलिए हम आपके बोझ को बढ़ाएंगे नहीं, मुश्किल से 5-10 लिखेंगे, उसको आप निकालना सीख ही लीजिए और साथ साथ याद भी रखिए। कैल्शियम का होता है परमाणु भार 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 17, 17 दूना 34, 34 40 74, और बट्टा कितना 2, ये हो जाएगा 37। H2SO4 का जोड़िएगा 98 आएगा, इसका n फैक्टर आएगा 2, 49। HNO3 का आएगा 63/1, कितना 63। क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड को देने के बाद आप उसका मॉलिक्यूलर वेट बटा n फैक्टर कर लेंगे, यानी इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे? अब हम लोग एक टेबल लिख के इस बेसिक बात को समाप्त करेंगे, जो 11th का बेसिक बात है, फिर 12th का बेसिक बात होगा, फिर मैथमेटिकल टूल्स होगा, फिर टॉपिक आगे बढ़ जाएगा, चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ हम यहाँ लिखते हैं कंपाउंड, यहाँ लिखते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट, फिर लिखते हैं एन फैक्टर, और यहाँ लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। एक्चुअल में ऐसा करने से क्या होगा कि एक ही टेबल में मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सब लिखा जाएगा जोड़ जाड़ के, एक ही जगह रहेगा, तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगा टेबल पलटिएगा, फटाक से देख के भी कर लीजिएगा, धीरे धीरे आपको वो याद भी हो जाएगा। वैसे आपको याद कर लेना चाहिए हमारे ख्याल से। आप सभी लोग अपना मोबाइल साइलेंट रखिए या ऑफ करके रखिए। अगला दिन से यदि मोबाइल बजा क्लास में तो जब्त कर लिया जाएगा, गार्जियन बुलाने के बाद ही दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। बिच्चे में जो स्टार्ट हो जाते हैं, बेपनाह प्यार है आजा, ये सब नहीं चलेगा। किसी भी चीज़ के आने का टाइम ना होता है। रिंगटोन भी सब खतरनाक खतरनाक ना आप लोग लगा के रखते हैं। कंपाउंड देखिए, इधर इधर देखिए, इस टेबल से क्या मतलब है हमारा। जैसे कंपाउंड HCl है, तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5, इसका एन फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट निकलता है, ये भी हो जाएगा 36.5। अब ये देखो, हम एक साथ लिख लेंगे तो सब कुछ एक साथ आ जाएगा। लिखिए, टेबल पूरा कीजिए। NaCl ये होता है 58.5, एक 58.5। HNO3 63, एक 63। NaOH 40, एक 40। H2SO4 98, एन फैक्टर 2, और इक्विवेलेंट वेट 49। आपको नहीं लगता है कि इस टेबल को आप खुद पूरा कर सकते हैं यदि हम यहाँ पर कंपाउंड लिख दें तो? पूरा कीजिए। CaCO3 का खुद से पूरा करो। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100, तो ये हो जाएगा 100, और एन फैक्टर कितना, ये कितना हो जाएगा 50। CaOH का होल 2, इसका पूरा कीजिए खुद से।
इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 74, एन फैक्टर होगा 2 और ये होगा 37। KCl का बताइए। अब देखिए एगो उल्टा पुल्टा है तो आप घूम रहे हैं, इसको जल्दी से निकालिए। 10 गो आपको सिखा दिया गया और एगो यदि एक्स्ट्रा पूछा जाएगा तो आपको बनाना चाहिए। इसका भी 74.5 आया, 35.5 और 39, ये होगा 74.5। एन फैक्टर 1 होगा और आंसर इसका हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 74.5। एक और निकालिए KOH। हाँ जी बिल्कुल 56 होगा। इसका एन फैक्टर 1 होता है, ये टूटता है K प्लस में OH माइनस में, तो ये भी होगा इसका 56। चलिए अब आप लोग सीख चुके हैं मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, कंपाउंड को बनाना, कंपाउंड को तोड़ना। अब 12th के बेसिक में आइए और उस पर हम बात करते हैं। ये सब 11th का बेसिक था, 11th के ही बेसिक से संबंधित ये 12th का भी बेसिक है जो आज ही खत्म हो जाएगा। कल से मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट हो जाएगा और मैथमेटिक्स जैसे ही खत्म होगा केमिस्ट्री का, बस केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बातें बताई जा रही है वह केमिस्ट्री के लिए निहायत अनिवार्य है। कैसे अनिवार्य है इस बात को प्रैक्टिकली समझिए। यदि कोई दुकानदार चीनी चावल इस सब चीज़ का कोई किराना राशन का दुकान खोलता है और उसको बटखारा का ज्ञान ना हो तो बताइए वो दुकानदारी कर पाएगा? कोई मांगेगा 5 केजी दे देगा 10 केजी, कोई मांगेगा 10 केजी दे देगा 2 केजी। किसी समय नुकसान हो जाएगा, किसी समय लात खा जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में ज्ञान होना जरूरी है बटखारा का। बटखारा का मतलब होता है, पढ़ाई लिखाई के मामले में बटखारा का मतलब मात्रक से है। आपको मात्रक का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आप काम नहीं कर पाएंगे। यूनिट, इकाई। सुनिए अब, केमिस्ट्री में द्रव्यमान के मात्रक को आपको बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते। केमिस्ट्री पढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम उसी पार्ट पर जा रहे हैं। हम यहाँ पर अगला स्टार हेडिंग में पढ़ेंगे द्रव्यमान का मात्रक। हेडिंग डालिए आप सभी लोग। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ मास। देखिए यूनिट 2 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल यूनिट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? भौतिक मात्रक। और एक होता है केमिकल यूनिट, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रासायनिक मात्रक। तो द्रव्यमान का 2 तरह का मात्रक होता है, भौतिक मात्रक और रासायनिक मात्रक। अब भौतिक मात्रक क्या होता है, रासायनिक मात्रक क्या होता है, इसको समझ लीजिए पहले। भौतिक मात्रक वह मात्रक होता है जिसका उपयोग हम फिजिक्स में करते हैं या अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे यदि आप दूध लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं ना कि 2 लीटर दूध चाहिए। यदि आप कहिएगा कि हमको 2 दूध चाहिए तो 2 लप्पर भी लग सकता है। काहे लग सकता है? काहे कि 2 दूध बोलिएगा, ये मीनिंगफुल बात है क्या? ये मीनिंगलेस बात है। मीनिंगलेस बात है तो आपको सामने वाला नहीं समझेगा कि पागल समझा है हमको क्या, तो पागलपन करेगा ना आपके साथ, फिर तो 2 लप्पर लग जाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि 2 लीटर दूध चाहिए, 2 के साथ जो लीटर आपने बोला वो लीटर क्या है? मात्रक है। लेकिन वो द्रव्यमान का मात्रक नहीं, वह आयतन का मात्रक है। लीटर तो आयतन का ना मात्रक है। अब जैसे आप चीनी लेने के लिए गए, आप कहे कि हमको 4 चीनी दीजिए, 4 चपत दे देगा कस के। अरे 4 केजी बोलिए, 4 मन बोलिए, टन बोलिए, क्विंटल बोलिए, कुछ तो आप यूनिट बोलिएगा ना। बिना यूनिट के तो बात मीनिंगलेस हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपकी पिटाई हो सकती है। तो वैसे ही जब आपको वो लोग पीट सकते हैं तो हम तो कहीं से नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारा तो पढ़ाई लिखाई वही है, इसीलिए उस चीज़ पर खासा कमांड होना चाहिए आपको। एक होता है रासायनिक मात्रक। रासायनिक मात्रक वह मात्रक होता है जिसका यूज फिजिक्स वाले लोग नहीं करते हैं, जिसका यूज हम जनरल लाइफ में
नहीं करते हैं। तुम चीनी को तौलने के लिए किलोग्राम और ग्राम का यूज करते हो, और हमारा बटखारा चलता है मोल में। हम कहते हैं हमको 10 मोल चीनी चाहिए, गलती से दुकानदार को जाके ये भी बोल दोगे तो 10-20 लपर खींच देगा। 10 मोल चीनी तो ही बटखारा कहिया जन्म ले लिया भाई, यदि इतने तेज रहेगा तो पढ़ता या पढ़ाता। तो हम पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हम और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित है कि हमको केमिकल यूनिट पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी बातों को आपको समझना चाहिए। देखिए, द्रव्यमान का भौतिक मात्रक बहुत सारा होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है, मन होता है, क्विंटल होता है, मीट्रिक टन होता है ना, ये सब चीज़। लेकिन उतना का जरूरत है नहीं। डेली लाइफ में जो ज़्यादा यूज में आने वाला मात्रक है द्रव्यमान का, वह 2 मात्रक है, एक है किलोग्राम और एक है ग्राम। तो इसका 2 मात्रक, एक ग्राम और दूसरा किलोग्राम। और इसका केमिकल यूनिट भी 2 होता है, एक होता है मोल और एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। अब देखो, मात्रक का नाम है ये, जो ग्राम तुल्यांक है ये किस चीज का नाम है? किस चीज के मात्रक का? द्रव्यमान के मात्रक का। द्रव्यमान के कैसे मात्रक का? द्रव्यमान के रासायनिक मात्रक का। अब एक बात बताइए कि ग्राम से आप किलोग्राम में बदल सकते हैं कि नहीं? कैसे? आप सब लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। यानी किसी भी पदार्थ के ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में आप बदल सकते हैं। इतना तो सक्षम हैं आप, चूँकि दुकानदारी भले नहीं किए हो आप, लेकिन दुकान पर सामान लेने तो गए होंगे। ये सब चीज़ का आइडिया आपको बचपन से है। आइडिया नहीं है आपको मोल का, ग्राम तुल्यांक का, यह भी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा का जरूरत भी नहीं है, जितना का है उतना हम अभी कर देते हैं। जितना लिखा हुआ है उसको लिखिए। इसको इंग्लिश में ग्राम इक्विवेलेंट बोला जाता है। और शॉर्टली इसको हम लोग gm.eq बोलते हैं। यहाँ पर हमारे लिए यह सीखना अति अनिवार्य है कि हम जब ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं, तो हम ग्राम को मोल में भी बदल सकते हैं, हम ग्राम को ग्राम तुल्यांक में भी बदल सकते हैं। भले यह भौतिक मात्रक हो या रासायनिक मात्रक हो, लेकिन मात्रक तो द्रव्यमान का ही है ना, तो बदला जा सकता है। यही चीज़ आपको आना चाहिए। आना इसलिए भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन देगा आपको ग्राम में या क्वेश्चन देगा आपको किलोग्राम में, लेकिन हमेशा आपको ज़रूरत पड़ेगी मोल की या फिर ग्राम तुल्यांक की। उस समय आपको ग्राम को मोल में बदलना नहीं आएगा तो आप काम नहीं कर सकते। उतारिए। सब लोग लिख लिए क्या? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। लिखेंगे हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इनटू मोल। हिंदी में यदि मैं कहूं तो आप ग्राम को मोल में कैसे बदलेंगे? इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है कि मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हुआ है, समझ लेंगे आप। वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट होना चाहिए किस मात्रक में? ग्राम में। ये फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, और यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें यदि मोल दे दे तो वेट ज्ञात कर सकते हो, और यदि वेट दे दे तो मोल ज्ञात कर सकते हो। इस दोनों को जोड़ता है मॉलिक्यूलर वेट।
और मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना भी बताए ही हैं आपको, अभी तुरंत एक टेबल लिखा है ना जिसमें जितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों लिखा है। हो गया, पहुंच गया यहां तक। देखो एक एक एग्जाम्पल देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत हल्का चीज है ये। जैसे क्वेश्चन है कि 200 ग्राम CaCO3 बराबर कितना मोल होगा। क्या भारी लग गया ये? आपसे मोल पूछता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। CaCO3 का वेट कितना दिया हुआ है? 200। कौन चीज? ग्राम। वेट होना भी चाहिए ग्राम में, तो ये हो जाएगा 200 बटा मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? जिसका द्रव्यमान आप रखे हैं उसी का मॉलिक्यूलर वेट। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, अभी तुरंत टेबल में भी लिखाया गया है और ये आप जोड़ना भी जानते हैं। तो ये कितना मोल आ जाएगा? बहुत भारी लग गया, सध नहीं रहा है। कर लेंगे आप ये काम? जल्दी से 2-3 क्वेश्चन पर काम कीजिए। एक kg NaOH बराबर कितना मोल? ये हम बनाएंगे नहीं, ये आपको खुद बनाना है। ध्यान रहे द्रव्यमान केजी में है, डायरेक्ट केजी को आप मोल में नहीं बदल सकते हैं। केजी को पहले बदलना पड़ेगा ग्राम में, और ग्राम जब आ जाएगा तब आप उसमें मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे तो वो निकल जाएगा। हाँ जी सही है, पहले आप उतार लीजिए यहाँ तक। कितना आया? 25। क्या? 25 मोल। आसान है। एक केजी बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम NH में मॉलिक्यूलर वेट से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 1000 बटा 40 बराबर 25। पूरे 25 बार में ये कट जाएगा। बहुत भारी तो नहीं लग रहा? एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए, तो इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे हम, बस आप घर पर जाके अपने मन से यदि कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कल आपको एक असाइनमेंट दे दें, एक नहीं बल्कि 2 असाइनमेंट दे दें, ताकि आपको होमवर्क कुछ मिल जाए और आप घर पर काम करते रहो। फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में बांटने पर तुम लोग बड़ी नौटंकी करते हो। तुम लोग का आदत बहुत खराब है। 2 4 10 आदमी 20 आदमी संस्कारी हैं, देखो फूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद बाकी की स्थिति बड़ी दयनीय है। फ्री में कोई भी चीज़ देते हैं ना तो उसको एकदम सुनामी उठा देता है उस चीज़ का। आज आया आज ले लिया, फिर कल आया कल ले लिया, एक बार 6 से 7 में आके ले लिया, एक बार 8 से 9 में आके ले लिया, एक बार 7 से 8 में आ गया, सर हमारा नहीं मिला है, वो इंग्लिशों मीडियम वाला दे दीजिए। और उसमें क्या है ना कि जितना खर्च होता है उतना ले लें तो हमको भी फायदा होता है और सिस्टम भी बड़ा बढ़िया रहता है। जितना खर्च आया हमारा खर्च निकल गया, ये एक फ़ायदा है। और दूसरा क्या है कि यदि तुम 2 बार 3 बार लेना चाहोगे तो तुमको बार बार रुपया देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा तो तुम अपने ना स्थिर स्थिर रहोगे। अब जैसे देखो ऐसा है कि 5 पेज का असाइनमेंट है, असाइनमेंट नहीं, जैसे अब क्या मिलेगा आपको वो बताते हैं। जैसे 5 पेज का न्यूमेरिकल का एक सीट मिलेगा, अब सीट फ्री में मिलेगा तो तुम लोग धड़ल्ले से, और संभव नहीं है ना कि इतना आदमी का रजिस्टर मेंटेन हम 5 रुपये के लिए करते रहे। तो क्या करता है कि आया उठा के अपना लेके चला गया, लेते जा रहा है लेते जा रहा है, हमने लिए सर, हमने लिए, हमने लिए, कल होने लिए थे सर, आज ने लिए, परसों दे दीजिए। अजीब स्थिति खड़ा कर देता है। एक बार 600 स्टूडेंट था, तुमको विश्वास नहीं होगा, 1800 असाइनमेंट निकाले हम, और पता है फिर भी नहीं पूरा हुआ। बोला सर हमारा कुछ रह ही गया है। तो ये सिस्टम को एकदम पूरा चौपट कर देते हैं। तो आपको भी लगेगा ना कि बार बार लेके फालतू फेंकना नहीं है। देखो कुछ लोगों का डिस्टर्ब करने का भी मेंटेलिटी रहता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
तो 10-20 आदमी जो ढंग के हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी हैं 10-20 जिनका मेंटलिटी थोड़ा निगेटिव टाइप का रहता है, वो सिर्फ सामने वाले को डिस्टर्ब करने के लिए रहता है। तो एक बात आप यकीन से समझ लीजिए कि आप सब लोग जितना आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 250-300 जो भी हैं, आपका दिमाग एक साथ जितना वर्क करेगा ना सब मिला के, उससे कई गुना तेज दिमाग मेरा अकेले यहाँ से काम करता है। तब ना हम इस मंच पर पढ़ा रहे हैं और तुम नीचे बैठ के पढ़ रहे हो। इसीलिए इस बात को तुमको समझना चाहिए कि तुमसे हम एज में भी सीनियर हैं, पढ़ाई लिखाई भी तुमसे बहुत ज़्यादा है, समझदारी भी तुमसे बहुत ज़्यादा है, और सिस्टम को चलाने का उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा है। तुमको कैसे संभालना है वो मुझे पता है, हिलने तो हम तुमको यहाँ नहीं देंगे। एक बात और, यदि पढ़ने के लिए आए हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन पढ़ाई छोड़ के यदि और कोई मानसिकता है तो आप तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जगह सही नहीं है। क्योंकि आप नहीं भी पढ़ने वाले होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ का सिस्टम ही वैसा है। अभी आपको 2-3 दिन में नहीं समझ में आ रहा है, अभी 10 दिन देखिए ना, जैसे इस सिस्टम को धीरे धीरे समझने लगेगा आप मजबूर हो जाइएगा पढ़ने के लिए। तो पढ़ने लिखने वाले यदि नहीं हैं और आप यदि ठगने वाला काम कर रहे हैं गार्जियन को, या आप गार्जियन को क्या ठगोगे, ठगोगे तो तुम अपने आप को, तो वैसी स्थिति में तुरंत सीट खाली कीजिए, दूसरे लोग आके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ नौटंकी एकदम नहीं होगा, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा आप। खैर जो भी होगा हम बता देंगे, कल हम इसकी सूचना आपको देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, ये पूरा हो गया। क्वेश्चन लिखिए तो 30 मोल यूरिया कितना केजी होगा? तीस मोल यूरिया कितना केजी होगा? क्या करेंगे, मोल को पहले ग्राम में बदल लेंगे और ग्राम से किलोग्राम में बदल लेंगे। अब आपको इसको करने में क्या समस्या आ रही है ये आप जानिए, देखिए उसको झेलिए थोड़ा, देखते हैं कितना लोग से बनता है। ये आसान क्वेश्चन है, भारी नहीं है। वन 1.8 होगा। देखो यूरिया होता है NH2CO NH2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िएगा ना 60 आएगा। तो मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। इस बार तुमको मोले दे दिया है तो मोल की जगह रख दो 30, वेट निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना 60, वेट बराबर हो जाएगा 60 गुना 30, कौन चीज़, ग्राम, हाँ या ना। तो इसको करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, 1800 ग्राम, और केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 1.8 केजी। क्या जी भारी लग गया? उतारिए। कल 5 मिनट का क्लास और होगा जिसमें तुमको ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना सिखाया जाएगा, उसके बाद 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 3 दिन चलेगा। इस सब कैलकुलेशन में तुम फंसते हो ना कि 2 का पावर 4.378 कितना होगा, पता है किसी को? 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जितना पावर है उतना बार 2 लिख देते हो तो 16 होगा इसका आंसर। 2 का पावर 4.378 कितना होगा, एगो 2 को तनिक इतने लिखो न, क्या रे, पूरा नहीं है तो थोड़ा कम में लिखो, बन जाएगा इसे। इसी सब बात को बताया जाएगा, क्योंकि इस सब कैलकुलेशन से आप बच नहीं पाएंगे केमिस्ट्री में, आपका मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर रहता है। अरे अरे क्या हुआ, चल दिया, ये पूरा कर लिया क्या, ये हो गया, पूरा हो गया। एक क्वेश्चन लिख लो ना, 3.42 ग्राम चीनी
कितना मोल होगा? 2 केजी चीनी कितना मोल होगा? ये घर से बना लीजिएगा। अब जैसे देखो, दुकानदार को तुम कहते हो कि 2 केजी चीनी दीजिए, तो तुम यदि मोल निकाल लोगे तो तुम उतना मोल भी तो चीनी दीजिए कह सकते हो, लेकिन ये काम तुम हम ही को कहना, सिर्फ दुकानदार को नहीं। ट्राई करेगा, हाँ बनेगा तो जरूर। हमको लगा दुकानदार को जाके बोलेगा। बनेगा ना जी? इसको आप कल बना के लाइए। कल 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ है बेसिक का, फिर मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। कल से क्लास रेगुलर रहेंगे अब आप। और सुनो, अब्सेंट हो गए यदि तो सीधे छोड़ ही देना, दोबारा आना नहीं है। इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उसके बाद आने के बाद समझ में तुमको आएगा नहीं ना, झूठे आके यहाँ क्या करोगे।